आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये हमारे क्लास 6 के अंदर साइंस में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। इसी के बारे में हम लोग आज इस पूरे क्लास में बात करेंगे और इसमें जानेंगे कि आखिर लाइट क्या होता है, शैडो क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसमें 3 शब्द हैं और इन्हीं तीनों शब्द के बारे में हम लोग गहराई से जानकारी लेंगे। पहला समझेंगे कि लाइट क्या होता है और शैडो क्या होता है और फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइट का मतलब होता है सिंपल सा रोशनी, है ना। जैसे सन से जो लाइट निकल रहा है वो भी हमारा एग्जाम्पल हो गया लाइट का। बल्ब से जो लाइट निकलता है वो भी लाइट का एग्जाम्पल हो गया, है ना। ट्यूब से, वो सब हमारा लाइट कहलाता है। तो लाइट का सिंपल सा मतलब हो गया रोशनी। और शैडो का मतलब पता है क्या होता है? शैडो का मतलब बताइए। परछाई, बिल्कुल। मतलब जब भी जैसे बहुत टाइट धूप किया हुआ हो और हम लोग जब सड़क पर चलते हैं तो हमारा खुद का परछाई बन जाता है, या फिर बिल्डिंग के ऊपर यदि सनलाइट पड़े तो उसका भी परछाई बन जाता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे रोशनी के बारे में, परछाई के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, देखो। रिफ्लेक्शन का मतलब है जब भी हम लोग किसी चीज़ के ऊपर लाइट देते हैं ना, लाइट टकरा के दोबारा किसी दूसरे रास्ते में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जब भी शीशा के ऊपर लाइट मारते हैं, मतलब कि शीशा के ऊपर जब भी हम लोग लाइट देते हैं तो आपने कभी गौर किया है वो लाइट शीशा से टकरा के एक अलग रास्ते में मुड़ जाता है ना। मतलब कि शीशा से लाइट टकराएगा और टकरा के दोबारा हमारे ही ओर आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम लोग 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लाइट, शैडोज और रिफ्लेक्शन। और जब ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल चुका होगा कि आखिर लाइट क्या होता है, शैडो क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, तो समझते हैं पहले कि आखिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, there are certain objects in our surroundings which emit light of their own. These are called luminous objects. मतलब हमारे आसपास ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि उससे क्या निकलता है, रोशनी निकलता है। तो जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु, जो चीज़ लाइट प्रोड्यूस करे, लाइट निकाले, उसी को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल से आप याद रखेंगे, चलते फिरते भी यदि कोई पूछ ले तो आप सिंपल से बताइएगा, जो भी चीज़ लाइट प्रोड्यूस करे, क्या करे, लाइट प्रोड्यूस करे, वही हमारा कहला जाएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक ना। अच्छा, एग्जांपल इसका हम लोग देख सकते हैं। जैसे सन, क्या सूरज लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल करता है। तो सन हमारा कैसा एग्जांपल हुआ, फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हुआ। उसी प्रकार से स्टार हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, ये सब का सब हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सब लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, फिर से बताते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जो चीज़ लाइट प्रोड्यूस करे, मतलब जिससे लाइट निकले, वही हमारा कहलाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो गया सन, स्टार, बल्ब, ट्यूबलाइट एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। अगला इसका जस्ट उल्टा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिंपल सा वो हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इसके बारे में भी देख लो। There are certain objects in our surroundings which does not emit light of their own. These are called non-luminous object. तो हमारे आसपास ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब वो चमकता नहीं है, लाइट उससे नहीं निकलता है। तो उस प्रकार के ऑब्जेक्ट को या फिर उस प्रकार के चीज़ों को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल देंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। जैसे टेबल, क्या टेबल से लाइट निकलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से क्रिकेट बॉल, क्या बॉल से लाइट निकलता है? क्रिकेट बॉल, खेलने वाला बॉल बात कर रहे हैं, नहीं निकलता है। वॉल, दीवार, क्या दीवार से लाइट निकलता है क्या? नहीं निकलता है। तो ये सब हमारा एग्जांपल हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। ओके, तो जिससे लाइट निकले वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, और जिससे लाइट नहीं निकले वो हो गया हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सिंपल। ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ये भी क्या होता है भाई, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी 3 अलग अलग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इन तीनों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें भी 3 अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला इसमें है ट्रांसपेरेंट। क्या है ट्रांसपेरेंट देख लो, दो सबस्टांसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, मतलब जिस चीज के आर पार हम लोग देख सकते हैं, इधर से उधर और उधर से इधर हम लोग देख सकते हैं, वो हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, या फिर आप उसको ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं। तो अब आप एग्जांपल दीजिए कि आखिर वो क्या क्या चीज है जिसके आर पार हम लोग देख लेते हैं। ग्लास हो गया, वाटर हो गया, हवा हो गया, और कुछ प्लास्टिक, सारा प्लास्टिक नहीं, क्योंकि कुछ प्लास्टिक होते हैं ऐसे जिसके कि आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्लास्टिक होता है पतला वाला जिसके कि आर पार हम लोग आसानी से देख लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ वो चीज़, वो वस्तु जिसके आर पार हम लोग देख पाएंगे आराम से, उस प्रकार के ऑब्जेक्ट को, उस प्रकार के वस्तु को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसपेरेंट बोल देंगे। एग्जाम्पल हो गया ग्लास, वाटर, एयर, प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक, हर एक प्लास्टिक नहीं, ठीक ना। ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट के बारे में। उसके बाद है ओपेक। इसका क्या है भाई देख लो, दो सबस्टांसेस और मटेरियल्स थ्रू थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक। जिसके आर पार हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, वैसे सबस्टांस या फिर वैसे मटेरियल्स या फिर वैसे वस्तु को हम लोग कह देते हैं ओपेक, जिसके आर पार हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। जैसे एक बॉक्स है, क्या बॉक्स के आर पार आप देख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। एक दीवार है, क्या आप दीवार के आर पार देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। एक मेटल कंटेनर है, कंटेनर मतलब एक बक्सा है मान लो, क्या उसके आर पार आप देख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। मतलब जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वो हो गया हमारा ओपेक, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल सा समझना, जिसके आर पार हम लोग देख पाएंगे इधर से उधर और उधर से इधर, वो हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट, है ना। और जिसके आर पार हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, मतलब इधर से उधर का नहीं दिखेगा और उधर से इधर का नहीं दिखेगा, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग कह देंगे ओपेक, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, एग्जाम्पल आप दीवार भी दे सकते हैं, है ना, बहुत कुछ दे सकते हैं आप। चलिए उसके बाद एक लास्ट इसमें बचता है हमारा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है देखो, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट। जिसके आर पर आप देख तो लेंगे लेकिन बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग कहेंगे ट्रांसलूसेंट। देखो बहुत सारे बच्चे ना ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट को एक जैसा समझ लेते हैं, बिल्कुल मत समझना एक जैसा। ट्रांसपेरेंट में आपको बिल्कुल अच्छे से आर पार दिखेगा, बिल्कुल साफ से ट्रांसपेरेंट में, लेकिन ट्रांसलूसेंट में कैसा दिखेगा, आर पार तो दिखेगा लेकिन कैसा रहेगा वो, क्या साफ दिखेगा, नहीं, वो धुंधला दिखने वाला है। और ओपेक में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल साफ दिखेगा आर से पार, इधर से उधर और उधर से इधर बिल्कुल साफ दिखेगा। ओपेक में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, लेकिन ट्रांसलूसेंट में आर पार दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा, पूरा साफ नहीं दिखेगा। तो जिसके आर पार आप देख पा रहे हैं लेकिन धुंधला देख पा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल, मतलब उसको हम ट्रांसलूसेंट कह देते हैं। एग्जाम्पल देखो, जो ऑयली पेज ऑन पेपर। अच्छा, जब भी हमारे पेपर के ऊपर तेल गिर जाता है हल्का सा, जैसे हम लोग स्कूल में बचपन में पढ़ा करते थे, अभी आप लोग पढ़ते हैं, तो कई बार होता होगा कि आपके कॉपी के ऊपर लंच का तेल गिर गया, लंच बॉक्स का तेल गिर गया, तो आपके कॉपी के ऊपर जो पेपर के ऊपर जो तेल गिरा उसके आर पार आप देख तो लेते हैं, दिख जाता है, हल्का फुल्का दिख जाता है, लेकिन क्या साफ दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। पूछो क्या सवाल है, हाँ बोलो। हाँ प्लास्टिक स्केल, हाँ बिल्कुल प्लास्टिक स्केल भी है जिसके कि आर पार आप देखते तो हैं लेकिन साफ नहीं दिखता है, बिल्कुल, ठीक ना। चलिए ये भी हो गया हमारा ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल। अगला बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं शैडो के बारे में, यानी कि परछाई के बारे में। देखा जाए क्या लिखा हुआ है इसमें 4 पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान से एक बार समझ लेते हैं। द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन, the ground walls of a room or building or other such surfaces act as a screen for the shadows। देखो किसी भी चीज़ का जो हम लोग परछाई देखते हैं, वो अक्सर परछाई आप कहाँ देख पाते हो, या तो आप ज़मीन पे परछाई देखते हैं, या फिर किसी दीवार पे परछाई देखते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग पर परछाई देख लेते हैं अपना, है ना। तो परछाई का मतलब हो गया कि जिसको आप केवल और केवल किसी स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। ग्राउंड एक तरीके का क्या है, स्क्रीन ही है जिस पे आप अपना परछाई देख पाते हैं। दीवार भी क्या है, एक प्रकार का
स्क्रीन ही है जिसके ऊपर आप अपना परछाई देख पाते हैं। बिल्डिंग भी क्या है, एक प्रकार का स्क्रीन ही है जो जिसके ऊपर आप अपना परछाई देख पाते हैं। तो ये जो आपका बेसिकली शैडो है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परछाई। और ये परछाई हम लोग बेसिकली किसी न किसी स्क्रीन पर ही देख पाएंगे। और वो स्क्रीन आपका क्या हमेशा टीवी वाला स्क्रीन का बात होगा? नहीं, स्क्रीन का मतलब यहाँ पे ये है जिसके ऊपर आपको परछाई दिख जा रहा है, वही होगा आपका स्क्रीन। जैसे कई बार हम लोग चलते हैं तो हमारा परछाई ज़मीन पे ऊपर बनता है, तो ज़मीन हमारा स्क्रीन हो गया। कई बार हम लोग चलते हैं तो हमारा परछाई दीवार के ऊपर पड़ जाता है, दिख जाता है, तो वो दीवार हो गया हमारे लिए स्क्रीन। कई बार हम लोग चलते हैं हमारा परछाई बिल्डिंग के ऊपर दिख जाता है, तो वो हो गया हमारा परछाई। तो स्क्रीन के ऊपर ही आपको अपना शैडो यानी कि परछाई देखने को मिलता है। ठीक है, आगे उसके बाद शैडोज गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे इमेजिन करो, कई बार ना परछाई से केवल हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारे पीछे कौन आ रहा है ना। कई बार ऐसा रात में होता है कि हम लोग चल रहे हैं, बगल में लाइट लगा हुआ है और पीछे से कोई आ रहा है ना। या तो वो कुत्ता हो सकता है या फिर कोई आदमी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है। तो हम लोग परछाई को देख कर ही पता लगा लेते हैं कि हमारे पीछे कौन आ रहा है, वो कुत्ता है, आदमी है या कोई जानवर है कि नहीं? बिल्कुल। तो परछाई से हम लोग बहुत अच्छा खासा जानकारी ले लेते हैं आदमी के बारे में कि मतलब जो हमारे पीछे आ रहा है वो है कौन। मतलब इमेजिन करो कि आपको डर लग रहा है, रात में आप जा रहे हैं, सुनसान सड़क पे आप जा रहे हैं और आपके पीछे कौन आ रहा है, बस आपको ये पता है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हो रहा कि पीछे पलट के देखेगी कौन है। तो आप कैसे देखते हो फिर? आप उसका परछाई देख लेते हैं। आपके बगल आप भी चल रहे होते हैं, बगल में उसका परछाई भी चल रहा होता है, तो उसका परछाई देख कर आप अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा मेरे पीछे कोई आदमी ही चल रहा है या फिर मेरे पीछे कोई कुत्ता चल रहा है। तो कई बार हम लोग परछाई को देखकर ही अपने आप को तसल्ली दिला लेते हैं कि अच्छा हमारे पीछे कोई भूत नहीं है बल्कि आदमी ही है ना। ऐसा होता है कई बार। तो परछाई क्या करता है, आपके पीछे या फिर आपके आजू बाजू कौन है, वो क्या है, उसका परछाई देखकर हम लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है, आगे समटाइम्स शैडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या हर बार आपको परछाई क्या एग्जैक्ट बताएगा? नहीं, कई बार परछाई को देखकर हम लोग गलत जानकारी ले लेते हैं। लगता है कि बिल्ली का परछाई है लेकिन होता है कुत्ता, है कि नहीं? लगता है कि बकरी का परछाई है लेकिन होता है कोई जंगली जानवर हो सकता है बगल में, है ना। तो परछाई कई बार आपको सही जानकारी भी दे देता है, तो कई बार आपको गलत जानकारी भी देता है, जिसके वजह से आपको खतरा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो परछाई पे भरोसा मत करो, एक बार पीछे पलट के देख लो। मान लो कुछ यदि खतरनाक है तो बहुत स्पीड से भाग जाओ, है ना। और यदि कुछ खतरनाक नहीं है तो फिर आराम से चलिए। तो परछाई के भरोसे रहना है क्या? बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्या पता क्या पीछे कुछ खतरनाक ही चीज़ हो, है ना। तो एक बार पीछे पलट के देख लेना है, वही ठीक रहेगा। चले, इस तरीके से हमने शैडो के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक हमारा है अब पिन होल कैमरा। ये पिन होल कैमरा में ना बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसको कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अब पिन होल कैमरा। इसमें एक एक्टिविटी है बेसिकली, तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग पिन होल कैमरा। इस पिन होल कैमरा में ना बेसिकली एक एक्टिविटी दिया हुआ है। मतलब इस एक्टिविटी में आपको ये समझाया गया है कि आप एक घर पे अपना खुद का कैमरा कैसे बना सकते हैं। अब ये मत समझिएगा कि कैमरा बिल्कुल हकीकत वाला कैमरा जो हम लोग फ़ोटो ये सब खींचते हैं वैसा कैमरा नहीं है ये थोड़ा खिलौना टाइप वाला कैमरा है ना। मतलब इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, कैसे कैसे क्या बनेगा, ये मेरे बताने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और इसको अपने से ट्राई करिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो प्रैक्टिकली करवा नहीं सकते, लेकिन आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए, एक बार अपने कॉपी में लिख लीजिए। और कई बार आप लोगों के टीचर भी कई बार बोलते होंगे कि पिन होल कैमरा आप कैसे बनाएंगे, उसका पूरा का पूरा एक्टिविटी लिख के दिखाइए, है ना। तो पूरा का पूरा एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इस चीज़ को एक बार आप लोग पढ़ेंगे पहले, ठीक है, और इसको जाके घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। और जिसको स्कूल में बनाने को मिला होगा एक्टिविटी कि पिन होल कैमरा बना के लेकर आइए, तो वो बिल्कुल इसको पढ़ के बिल्कुल बना के लेके जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत भी आने वाला है नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लिख दिए हैं। तो एक्टिविटी क्या है इसमें देखो, पहला ना एक्टिविटी में ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी में 5 चीज़ लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला एम, मतलब कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। एम का मतलब हो गया कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं भाई, एक पिन होल कैमरा बनाने जा रहे हैं। पिन होल कैमरा का नाम है, ठीक है ना, पिन होल कैमरा ये कैमरा का नाम है।
तो पहला लिखा जाता है एम। एम का मतलब हो गया कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं एक पिन होल कैमरा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक अ पिन होल कैमरा। उसके बाद थिंग्स रिक्वायर्ड लिखते हैं। थिंग्स रिक्वायर्ड का मतलब हो गया कि आपको किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। देख लो क्या पड़ेगा। 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड, 2 कार्डबोर्ड चाहिए होगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए होगा। ट्रेसिंग पेपर का मतलब हो गया जिसके आर पार हम लोग आसानी से कुछ हल्का फुल्का भी देख सकते हैं, ठीक ना। मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर यदि उस पेपर को रख दिया जाए तो उसका परछाई ऊपर दिख जाए और उसके ऊपर हम लोग पेंसिल चला पाए। तो कार्डबोर्ड चाहिए आपको, ट्रेसिंग पेपर चाहिए। उसके बाद अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ, मतलब कि एक काले कपड़े का टुकड़ा चाहिए एक। बस ये 3 चीज़ के मदद से आपका पूरा का पूरा पिन होल कैमरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मैथड। मैथड में आपको लंबा चौड़ा पूरा का पूरा प्रोसेस लिखना होता है कि आप किस किस तरीके से क्या करेंगे, कितना क्या काटेंगे, कहाँ पे कपड़ा फिट करेंगे, ये सब कुछ आपको इसमें लिखना होता है। तो एक बार देख लीजिए बड़ा ध्यान से, मेरे समझाने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग इसको एक बार खुद पढ़ लीजिए। चूँकि एक्टिविटी है तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। एक बार खुद से आप इसको पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो एक बार पूरा का पूरा आप लोग मेथड पढ़ लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद इसको जब आप एक बार अपने से खुद से पढ़ के बनाएंगे ना, प्रैक्टिकली जब आप इसको बनाएंगे, पिन होल कैमरा बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा फील होगा। क्योंकि इसमें मेरा बताना और आपका बनाना दोनों में फ़र्क हो जाएगा। क्योंकि एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, बताना नहीं चलता है, इसमें बनाना होता है। मान लीजिए मैं अभी बता भी देंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के पूरा का पूरा बनाते चलेंगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिलता चलेगा। तो पूरा का पूरा मेथड क्या है उसको लिख लीजिए। बहुत सारा मेथड इसमें लिखा हुआ है और एक एक करके सभी मेथड को आप लोग लिख लीजिएगा। आई तक है, कितना पॉइंट हो गया, 5 6 7 8 9, 9 मेथड इसमें लिखे गए हैं। मतलब कि 9 इसमें पॉइंट लिखे गए हैं जिसके थ्रू आप एक एक चीज़ों को करते जाएंगे और पिन होल कैमरा आपका बनता चला जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार खुद से पढ़िएगा, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। छोड़ दिया जाए ना, कर लेंगे इसको आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चौथे नंबर पे लिखना होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि आपने जो पिन होल कैमरा बनाया उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसमें आपको क्या यूनिक दिखा, क्या खास बात दिखा आपको उसमें, वो लिखना होता है। और 5वां लिखना होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब हुआ कि फाइनली बताइए कि आपका पिन होल कैमरा किस प्रकार का था, अच्छा था, बुरा था, कैसा लगा आपको, वो सब इसमें लिखना होता है। तो ये एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी वाला काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा और इसको लिख ही लीजिएगा, क्योंकि कई बार टीचर बोलते भी हैं कि पिन होल कैमरा आप कैसे बनाओगे, उसका एक्टिविटी लिख के दिखाओ, है ना। तो ये सब आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्टिविटी का काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अब जो मेरा काम है वो टॉपिक को समझाना है अगला वाला। चलिए उसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है इसमें, नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। इसमें बोला जा रहा है ना, सूरज की तरफ डायरेक्टली कभी मत देखो। क्यों ऐसा कहा जाता है पता है? क्योंकि सनलाइट बहुत तागड़ा, मतलब बहुत टाइट, मतलब तगड़ा होता है, बहुत पावरफुल होता है। यदि सन की तरफ आप मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट तक लगातार देखते रह गए तो आपका आंख हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, ये गारंटी है। इसीलिए कहा जाता है कि सन के तरफ कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। देखना है तो थोड़ा सा चश्मा पहन लो, गॉगल्स लगा लो, उसके बाद देखो, है ना। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग मुश्किल से 5 सेकंड तक नहीं देख पाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमारे आँख पे असर पड़ना चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे आप 5 सेकंड तक केवल सन को देखो, देखना मत, एग्जाम्पल बता रहे हैं बस। मतलब आप 2 सेकंड 3 सेकंड तक के लिए भी यदि सन को डायरेक्टली देखते हो ना, उसके बाद वहाँ से नज़र हटा के आसपास देखते हैं, आपको धुंधला दिखता है, काला दिखता है ना। ऐसा क्यों है? सोचो, जब 2-4 सेकंड में ये हाल है, यदि 1 मिनट तक देखते रह गए तब तो जिंदगी भर के लिए आपको हर चीज़ काला ही दिखेगा, मतलब अंधे हो जाएंगे हम लोग पूरी तरीके से। तो कभी भी सन के तरफ नहीं देखना चाहिए, है ना। इससे हमारा आँख खराब होने का खतरा रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज। कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आँख के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जब हम लोग सूरज की तरफ देखते हैं तो सूरज की रोशनी एकदम बिल्कुल सीधा आता है और हमारे आंखों से आके टकराता है, बिल्कुल सीधा आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है, बिल्कुल सीधा, और आके हमारे आंखों से वो टकरा जाता है। समझ रहे बात को? और जब टकराता है तो वैसी बात है, हमारा आँख खराब हो सकता है। तो कभी भी सन की तरफ सीधा, मतलब सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन।
मिरर्स का मतलब आपको पता है शीशा होता है ना। और रिफ्लेक्शन का मतलब अभी समझ लेते हैं, हालांकि पहले वाले क्लास में भी हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस बाउंसेस इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच इट वाज ट्रेवलिंग अर्लियर। मतलब कोई एक सरफेस है जो कि बहुत चमकीला है, उसके ऊपर हमने लाइट मारा, हमने उसके ऊपर लाइट दिया और वो लाइट उस सरफेस से टकरा के किसी और डायरेक्शन में मुड़ गया, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे बचपन में हम लोग कई बार क्या करते थे ना, शीशा के ऊपर लाइट जलाते थे और शीशा से लाइट टकरा के किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाता था, है कि नहीं। यही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या ये चीज़ हम लोगों ने बचपन में नहीं किया है? बहुत सारे किए हैं भाई। मतलब हम लोग क्या करते थे बचपन में, एक शीशा होता था, शीशा के ऊपर हम लोग लाइट जलाते थे और शीशा से लाइट टकरा के अलग डायरेक्शन में मूव कर जाता था, भाग जाता था अलग डायरेक्शन में। यही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस फेनोमेनन इज रेफर्ड टू एज रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सरफेस से लाइट का टकरा के किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाना, यही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या ये बात याद रहेगा आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू सी मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। देखो, हम लोग ना कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों देख पाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को यदि हम लोग देख पा रहे हैं तो वो क्यों देख पा रहे हैं? इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है और उसके ऊपर लाइट पड़ के टकरा के वापस चला जा रहा है। मतलब जैसे हमारे सामने बोतल रखा हुआ है, बोतल को हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर रोशनी पड़ रहा है। यदि इसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ता, लाइट नहीं पड़ता, तो क्या हम इसको देख पाते? अच्छा, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं ना कि हमारे पास आँख है इसीलिए हम देख पाते हैं, तो फिर अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते हैं? बताओ, क्या केवल आँख का होना जरूरी है क्या किसी चीज़ को देखने के लिए? नहीं, आँख के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या पड़ना चाहिए? रोशनी पड़ना चाहिए, तभी हम लोग किसी चीज़ को देख पाएंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट बताया मैंने, ध्यान रखेंगे इस बात को। केवल आँख का होना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर लाइट पड़ना भी जरूरी है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। जैसे अंधेरा रूम होता है, आँख तो हमारे पास है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ क्यों नहीं दिख रहा होता है? क्योंकि रूम में अंधेरा है, लाइट ही नहीं है। लेकिन जैसे लाइट ऑन होता है वैसे हम लोग चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। होता है कि नहीं, ऐसा बताओ? बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ को हम लोग देख पाते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसके ऊपर लाइट पड़ रहा है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। एक शीशा क्या कर सकता है, मिरर क्या कर सकता है? मिरर के ऊपर जो लाइट पड़ रहा है उसका डायरेक्शन वो क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है ना। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो क्या आप लोगों को कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर और चैप्टर के साथ ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है। चैप्टर बहुत सिंपल था, बहुत छोटा भी था, इसलिए हम लोगों ने इसको 2 ही क्लास में खत्म कर दिया। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।